योस्सी नाम के एक इजरायली आदमी से कहानी शुरू होती है जिसे सफ़र करना इतना पसंद है कि पूछो मत। उसे दुनिया की अलग अलग जगह देखने का बहुत शौक है और वो अब जंगल जाना चाहता है। ये जंगल इतना बड़ा और विशाल है जैसे एक समंदर, जहाँ पेड़ पौधे, नदियाँ और खतरनाक जानवर हैं। ये ऐसी जगह है जहाँ कोई भी खो सकता है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना एक आम आदमी के लिए नामुमकिन है। योस्सी जब अपने सफ़र पर होता है तो वहाँ उसे मार्क्स नाम का एक और मुसाफिर मिलता है। मार्क्स एक टीचर है और बहुत अच्छा आदमी है। वो ऐसी बातें करता है कि हर कोई उसकी बातें सुनकर खुश हो जाता है और लोग उसकी कहानियां बहुत शौक से सुनते हैं। मार्क्स अपने एक पुराने दोस्त से मिलता है जिसका नाम केविन है, जो एक मुसाफिर है। केविन ने लगभग पूरा दक्षिण अमेरिका देखा है। मार्क्स योस्सी और केविन से मिलता है और ये तीनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन जब योस्सी बाजार जा रहा होता है, एक आदमी उसे पीछे से आवाज लगाता है और पूछता है, क्या तुम अमेरिकी हो? योस्सी कहता है, नहीं, मैं इजरायली हूँ। वे दोनों बातें शुरू करते हैं और वो आदमी योस्सी से कहता है, अमेज़न जंगल में ऐसे लोग रहते हैं जो दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते और दुनिया ने भी उन्हें नहीं देखा है। ये अमेज़न जंगल एक छिपी हुई दुनिया है, जैसे एक राज। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अमेज़न जंगल ले जा सकता हूँ और ये अजीब जंगल तुम्हें दिखा सकता हूँ। और वो आदमी उसे एक तस्वीर भी दिखाता है जिसमें वो अमेज़न जंगल में खड़ा है। योस्सी ये देखता है और इतना खुश होता है कि बस, और उसे विश्वास होता है कि ये आदमी सच कह रहा है। वो तुरंत अपने दोस्तों मार्क्स और केविन को ये बात बताता है। योस्सी कहता है, यार, हम ऐसी दुनिया देख सकते हैं जो किसी ने आज तक नहीं देखी। यह एक मौका है। योस्सी अपने दोस्तों को सारी बातें बताता है और मार्क्स शक करता है और कहता है, यार, तुम एक अनजान आदमी की बातों पर कैसे यकीन करते हो? ये अमेज़न जंगल के लोग किसी ने आज तक नहीं देखे, उस आदमी को कैसे पता चला? वह वहाँ क्या कर रहा था? योस्सी कहता है, वह आदमी सोने की तलाश में था। अमेज़न नदियों में बहुत सोना है। उसने कहा, जब हम वहाँ जाएंगे और वापस आएंगे तो हमारी जेबें सोने से भरी होंगी। लेकिन केविन और मार्क्स इन बातों पर भरोसा नहीं करते। वे सोचते हैं कि ये अनजान आदमी शायद झूठ बोल रहा है। लेकिन योस्सी कोशिश करता है और कहता है, एक बार उस आदमी से मिलो, फिर तुम्हें पता चलेगा। वे आखिरकार उस आदमी से मिलने के लिए राजी हो जाते हैं। अगले दिन योस्सी, मार्क्स और केविन उस आदमी से मिलते हैं जिसका नाम कार्ल है। कार्ल इतनी दिलचस्प और भरोसेमंद बातें करता है कि वे तीनों राजी हो जाते हैं। कार्ल कहता है, मैं तुम्हें ऐसे आदिवासी लोगों से मिलवाऊंगा जो दुनिया से अलग हैं। वे पुराने दौर के जीवन में रहते हैं। ये चारों अब एक ऐसे सफर के लिए तैयार हैं जहां वे ऐसे लोगों से मिलेंगे जिनके बारे में दुनिया को पता नहीं है। वे तैयारियां शुरू करते हैं। बाजार में सामान खरीदते हैं, जैसे खाना, पानी, बैग और दूसरी जरूरी चीजें। वे अमेज़न जंगल के नक्शे भी देखते हैं, लेकिन कार्ल कहता है, ये नक्शे बेकार हैं। जंगल में बस नदी का पीछा करो। नदी तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है क्योंकि ये तुम्हें रास्ता दिखाती है। वे कार्ल की बात मानते हैं क्योंकि वो ऐसा लगता है जैसे जंगल को अच्छी तरह जानता हो। अगले दिन ये चारों अपना सफर शुरू करते हैं। पूरा दिन वे जंगल में चलते रहे, पेड़ों के बीच, नदियों के किनारे और खतरनाक जानवरों की आवाजों के साथ। शाम को वे एक जगह पर डेरा डालते हैं और रात बिताते हैं। कार्ल उन्हें बताता है, वे आदिवासी लोग जिनसे हम मिलेंगे ऐसे दिखेंगे जैसे वे दुनिया के पहले दौर के हों, लेकिन वे बहुत होशियार हैं। वे जीवन के राज जानते हैं। वे हमारी दुनिया से कुछ नहीं चाहते और पूरी आज़ादी से रहते हैं। अगले दिन वे अपना सफर जारी रखते हैं। कार्ल कहता है, आज बारिश आएगी। केविन हैरान है क्योंकि आसमान साफ है, लेकिन थोड़ी देर बाद सच में बारिश शुरू हो जाती है। वे एक पेड़ के नीचे शरण लेते हैं क्योंकि रात भी हो गई है। कार्ल कहता है, कल मैं तुम्हें असली खाना खिलाऊंगा क्योंकि हम एक कबीले के करीब हैं। अगले दिन लंबे सफर के बाद वे एक आदिवासी गांव पहुंचते हैं। वहां हर कोई कार्ल को जानता है और उन्हें देखकर लोग खुश हो जाते हैं। वे उनके साथ खाना खाते हैं, बातें करते हैं और एक रात वहां बिताते हैं। अगले दिन वे उस छिपी हुई कबीले की ओर चलते हैं जिसके बारे में दुनिया को पता नहीं है। जब वे नदी पर पहुंचते हैं, कार्ल नदी से सोने का एक टुकड़ा निकलता है और उन्हें दिखाता है। ये देखकर योस्सी, मार्क्स और केविन खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि कार्ल सच कह रहा है। उन्हें अब कार्ल पर भरोसा हो जाता है, लेकिन वे नहीं जानते कि यह सफर इतना मुश्किल होगा। कुछ दिन बीतते हैं, वे जंगल में चल रहे हैं, लेकिन मार्क्स के पैर जख्मी हो जाते हैं। वो और आगे नहीं चल सकता क्योंकि उसके पैर इतने खराब हो गए हैं कि बहुत ज्यादा दर्द करते हैं। उन्हें रुकना पड़ता है। कार्ल कहता है, मैं अकेला जाऊंगा, उस छिपी हुई कबीले तक पहुंचूंगा और फिर उनके लोगों के साथ वापस आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन केविन ये बात नहीं मानता। वो कहता है, तुम हमें यहाँ जंगल में अकेला नहीं छोड़ सकते। हमें बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता। अगर हम खो गए तो क्या करेंगे? केविन कोशिश करता है कि वे नदी के किनारे एक नाव बनाएं और पानी में जाएं। कार्ल को यह विचार पसंद नहीं आता, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। वे फैसला करते हैं कि लकड़ी से एक नाव बनाएंगे। वे पेड़ काटते हैं, लकड़ियों को एक दूसरे से बांधते हैं और एक बड़ी नाव बनाते हैं। वे अपना सामान उस पर डालते हैं और नदी के किनारे सफर शुरू करते हैं। यह सफर आसान नहीं है। सुबह जब नदी शांत थी, शाम को तेज हो जाती है
पानी इतना तेज हो जाता है कि उन्हें नाव को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। कार्ल कहता है हम नाव को किनारे पर रोकेंगे, लेकिन केविन कहता है नहीं, हम नदी के साथ जाएंगे, ये हमारे लिए तेज है। उनके बीच झगड़ा हो जाता है, लेकिन आखिरकार वे कार्ल की बात मानते हैं क्योंकि वो जंगल को अच्छी तरह जानता है। वे नाव को किनारे पर रुकते हैं। कार्ल कहता है मैं जंगल में जाऊंगा और खाने के लिए कुछ लाऊंगा। वो जंगल में चला जाता है। केविन शक करता है और योसी से कहता है मुझे लगता है कि कार्ल तैर नहीं सकता, इसलिए वो नाव से सफर नहीं चाहता। अगले दिन जब वे नाव पर आते हैं, कार्ल कहता है मैं नाव में नहीं जाऊंगा, मैं पानी में मरना नहीं चाहता, मैं पैदल जाऊंगा और तुम्हें अपने मंजिल पर फिर मिलूंगा। उनके पास एक नक्शा है जिसमें एक जगह मार्क है जहां उन्हें जाना है। केविन कहता है मैं पैदल नहीं जाऊंगा, नाव हमारे लिए सही है। वे फैसला करते हैं कि 2 लोग नाव में जाएंगे और 2 पैदल। जब उन्होंने ये बात मार्क्स को बताई, मार्क्स कहता है मैं कार्ल के साथ पैदल जाऊंगा, मेरे पैर अब थोड़े ठीक हैं और मेरी केविन से लड़ाई हुई है तो मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा। और ये फैसला होता है कि केविन और योसी नाव में जाएंगे और कार्ल और मार्क्स पैदल। मार्क्स उन्हें देखता है और कार्ल के साथ चल पड़ता है। केविन और योसी नाव में नदी का सफर जारी रखते हैं। खतरनाक नदी, लेकिन नदी फिर से खतरनाक हो जाती है। पानी इतना तेज हो जाता है कि वे नाव को कंट्रोल नहीं कर पाते। उनकी नाव एक चट्टान से टकरा जाती है। क्योंकि पानी बहुत तेज है, वे नाव को नहीं छोड़ सकते क्योंकि उनका सारा सामान नाव में है। अगर वे नाव छोड़ देते हैं तो जंगल में जीवित रहना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। केविन कहता है योसी, मैं किनारे पर जाता हूँ और फिर तुम्हें खींचूंगा। केविन बड़ी मुश्किल से किनारे पर पहुंचता है, लेकिन इससे पहले कि वो योसी को खींच पाए, योसी पानी में गिर जाता है। नदी योसी को अपने साथ बाहर ले जाती है और केविन बस देखता रह जाता है क्योंकि इतने तेज पानी में वो कुछ नहीं कर सकता। योसी अब जंगल में अकेला है। उसे न रास्ता पता है, न उसके पास खाना है और न उसे पता है कि वो कहाँ है। रात हो जाती है और बारिश शुरू हो जाती है क्योंकि बारिश का मौसम शुरू हो गया है। वो एक पेड़ के नीचे बैठा रहता है और रात बिताता है। सुबह उसे बर्तनों के टकराने की आवाज आती है और वो देखता है कि उसका बैग नदी में बह रहा है जिसमें 2 बर्तन हैं। वो बड़ी मुश्किल से नदी तक पहुंचता है, बैग निकालता है क्योंकि उसमें ज़रूरी चीज़ें हैं। बैग से एक एनर्जी बार निकालता है और खाता है। फिर वो केविन को ढूंढता है, लेकिन केविन कहीं नहीं मिलता। योसी अब ऐसी हालत में है कि उसे पता नहीं है कि कहाँ जाए। अगर वो गलत दिशा में जाता है तो शायद जंगल के खतरनाक हिस्सों में चला जाएगा जहाँ जीवित रहना नामुमकिन है। वो बैठा रहता है। बारिश फिर से शुरू हो जाती है और वो निराश हो जाता है, लेकिन वो जानता है कि अब शांत रहना होगा। अगले दिन वो बैग से नक्शा निकालता है। उसमें वो जगह मार्क करता है जहाँ उसे जाना है और सफ़र जारी रखता है। जिंदा रहने की लड़ाई। 6 दिन बीतते हैं। योसी का खाना खत्म हो गया है। वो इतना भूखा है कि एक सांप को मारता है और खाता है क्योंकि अगर वो इसे नहीं खाता तो भूख से मर जाएगा। जंगल में हर दिन उसके लिए मुश्किल होता जाता है। वो कमज़ोर हो जाता है, उसके पैर जख्मी हो जाते हैं और उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। एक रात वो आवाज़ें सुनता है और सोचता है कि केविन पास में है। वो केविन केविन आवाज़ लगाता है, लेकिन कोई नहीं होता। फिर वो मार्क्स को देखता है, लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम है। अकेलेपन के कारण उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। वो खतरनाक कीड़ों का सामना करता है। कुछ उसकी त्वचा में घुस जाते हैं जिससे उसका सिर सूज जाता है। वो बड़ी मुश्किल से कीड़े निकालता है। एक दिन उसे चिड़िया के अंडे मिलते हैं और वो उन्हें खाता है क्योंकि वो जानता है कि जीवन कितना कीमती है। वो इंसानों के निशान देखता है, जैसे पैरों के निशान देखता है, जैसे पैरों के निशान या छोड़ी हुई चीज़ें, लेकिन कोई नहीं होता। उसके पैर इतने जख्मी हैं कि वो अपने जूते और जुराबे उतार देता है। वो मार्क्स के पैरों का दर्द महसूस करता है और कहता है मैंने तुम्हारे पैरों का दर्द नहीं देखा था। मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ और मैं हर चीज़ का दोषी हूँ। काश मैंने मार्क्स को कार्ल के साथ नहीं भेजा होता। अगले दिन वो पैरों के निशान देखता है और सोचता है कि ये केविन के हैं, लेकिन जब वो आगे बढ़ता है तो देखता है कि वो फिर उसी जगह पर पहुंच गया जहां एक दिन पहले था। वो अंडे का छिलका देखता है जो उसने कल खाया था। वो बहुत दुखी होता है। फिर वो कहता है मैं निराश नहीं होऊंगा, मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा। कहीं और केविन, जो 150 मील दूर है, लोगों द्वारा पाया जाता है। वो इतना कमज़ोर हो गया है कि बिना मदद के चल नहीं सकता। 14 दिन हो गए थे जब वो योसी से अलग हुआ था। उसने एक दिन आराम किया और थोड़ा ठीक हो गया। फिर वो जंगल के अफसर से बात करता है और कहता है मेरा दोस्त योसी जंगल में खो गया है, हमें उसे ढूंढना होगा। अफसर कहता है ये बेकार है, वो अब जिंदा नहीं होगा, तुम जिंदा हो ये बड़ी बात है। लेकिन केविन कोशिश करता है और हेलीकॉप्टर से योसी को ढूंढता है। योसी हेलीकॉप्टर देखता है, एक लाल कपड़ा उसके सामने लहराता है, लेकिन हेलीकॉप्टर इतना ऊंचा है कि योसी को नहीं देखता और चला जाता है। योसी निराश हो जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो नदी के किनारे पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन कीचड़ में गिर जाता है। वो शांत रहता है, एक पेड़ की डाली पकड़ता है और बड़ी मुश्किल से बाहर आता है। उसका बैग कीचड़ में रह जाता है। वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। वो एक पेड़ तक पहुंचता है जहां खतरनाक चींटियां हैं। वो अपनी पैंट उतारता है, चींटियों को अपने ऊपर डालता है।
चींटियों का दर्द उसके खून में एनर्जी लाता है और वो दौड़ता है। उसे भ्रम होता है। मार्क्स, केविन और दूसरे लोग उसे दिखते हैं जो कहते हैं हिम्मत मत हारो, आगे बढ़ो। योसी आखिरकार नदी पर पहुंचता है, जमीन पर गिर जाता है और लकड़ी से एक निशान बनाता है ताकि हेलीकॉप्टर उसे देख सके। वो भगवान का शुक्र अदा करता है क्योंकि भगवान ने उसे ताकत दी। अगले दिन केविन और एक आदमी जो नाव से खींच रहा था योसी का निशान देखते हैं। वे योसी को नहीं देखते और फिर चले जाते हैं, लेकिन योसी नाव की आवाज़ सुनता है, बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है। केविन उसे देखता है, फिर वापस आता है और योसी के पास पहुंचता है। वे योसी को ले जाते हैं जहां हर कोई उसके जीवित बचने पर हैरान है। कार्ल और मार्क्स नहीं मिले। केविन ने उन्हें कई दिनों तक ढूंढा लेकिन कुछ नहीं मिला। बाद में पता चला कि कार्ल को सरकार ढूंढ रही है क्योंकि उसने पहले भी मुसाफिरों को ऐसे सफरों पर ले गया था। वे आदिवासी लोग जिनका कार्ल ने जिक्र किया था कभी नहीं मिले।